हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां अमेरिका ने नाकाम कर दी खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश। साथ ही भारत को जारी कर दी है चेतावनी। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद का सबसे बड़ा दावा, भारत के लोग ही मोदी को मारेंगे। सोशल मीडिया पर भारतीय लोगों में गुस्सा देखा गया। जी हाँ दोस्तों, पूरी बयान इसकी आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ राजौरी में मुठभेड़ की बहुत बड़ी खबर, जहाँ पर भारत के लिए दुखद खबर, 2 अफसर समेत 4 का बलिदान। सुरक्षा बलों ने आतंकी को भी किया ढेर, 16 कोर कमांडर ने संभाला मोर्चा। जी हां, साथ ही साथ आपको एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना और मोदी है, तो मुमकिन है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने नाकाम कर दी खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश। भारत को जारी कर दिया चेतावनी, जिसके बाद दोस्तों भारत ने भी दिया करारा जवाब। बताएंगे भारत ने क्या कहा। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सिख अलगाववादी को मारने की साजिश को विफल कर दिया है। इस संबंध में भारत को भी चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साजिश का निशाना सिक्स फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू था। फाइनेंशियल टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बुधवार को बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिका में एक सिख अलगाववादी को मारने की साजिश को विफल कर दिया। यानी कि दोस्तों अमेरिका में आतंकी खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश की गई थी, मारने की कोशिश की गई थी, जिसको अमेरिका ने रोक दिया दोस्तों, बीच में अड़ंगा डाल दिया, जिससे उसकी मौत होने से बच गई। अब ऐसे में भारत को चेतावनी जारी की गई। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर अमेरिका के दावे पर अब भारत की तरफ से बयान आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वो सुरक्षा मामलों पर अमेरिका से मिलने वाली सूचनाओं को गंभीरता से लेता है, क्योंकि वे हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर भी असर डालते हैं। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी फाइनेंशियल टाइम्स की उस रिपोर्ट पर आया है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया और इस मामले को अमेरिका ने भारत सरकार के समक्ष भी उठाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रिपोर्ट से संबंधित सवालों के जवाब में कहा कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिकी ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादी और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि इनपुट दोनों देशों के लिए चिंता का कारण था और उन्होंने आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्णय लिया। जी हां, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने जिस प्रकार से इसमें अड़ंगा डाल करके उसको बचाया है, इस पर आपका क्या कहना, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जो लगातार भारत को धमकियां देता है, लगातार भारत को दहलाने की कोशिश में लगा हुआ रहता है दोस्तों, ऐसे में अमेरिका का उसको बचाना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद का सबसे बड़ा दावा, कहा भारत के लोग ही मोदी को मारेंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर निकाला गया इसके खिलाफ गुस्सा। बता दे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इसमें वो दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या भारत के ही लोग कर देंगे। इसके चलते सोशल मीडिया पर लोग मियांदाद के खिलाफ भड़क गए हैं। वीडियो 18 जून 2023 का है। इसमें मियांदाद इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेलने भारत जाना चाहिए या नहीं। वीडियो में मियांदाद कहते हैं, अगर मैं होता तो सबसे पहले भारत के लिए मना कर देता, जब तक भारत हमारे यहाँ नहीं आता तब तक हम भारत नहीं जाते। भारत की बारी पाकिस्तान आने की है। पहले ऐसा होता था कि एक बार हम वहाँ जाते थे और अगली बार वो यहाँ आते थे। मियांदाद ने कहा, मगर जिस तरीके से उनका व्यवहार है और खासकर मोदी, इसने तो तबाह कर दिया है। एक वक्त आएगा कि अपने इनके ही लोग मोदी को मारेंगे, क्योंकि वो दूसरी दिशा में जा रहा है। तुम पड़ोसी को कैसे बदल सकते हो? खेल वो चीज है जो लोगों को मिलाता है, ये 2 देशों को जोड़ता है। इसलिए हमारा तो साफ कहना है कि जब तक इंडिया हमारे यहाँ खेलने नहीं आता, हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हम उनसे अच्छे हैं, हमारी क्रिकेट उनसे बेहतर है। जी हाँ, अब ऐसे में मियांदाद का वो वीडियो दोस्तों और ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस पर अब भारत ये तरह तरह का जवाब दे रहे हैं मियांदाद को। एक यूजर ने कहा कि सस्ता पब्लिसिटी स्टंट है, अगर इमरान पीएम बन सकते हैं तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। चूंकि दाऊद का मतलब नहीं है तो मैं पाक जनता को प्रभावित करने के लिए क्या कर सकता हूँ। एक अन्य ने कहा, ये सभी सांप है, पाकिस्तान का पूर्ण विनाश हर भारतीय का लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस मियांदाद को, जो पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दे रहा था। साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राजौरी से बहुत बड़ी खबर, 2 अफसर समेत 4 का बलिदान। सुरक्षा बलों ने आतंकी को किया ढेर, 16 कोर कमांडर ने संभाला मोर्चा। दरअसल जम्मू संभाग के जिला राजौरी के बाजी माल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच
मुठभेड़ हुई। माना जा रहा है कि जंगलों से घिरे इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक राजौरी में आतंकी हमले के दौरान 4 जवान अपने शहीद हुए हैं, जिसमें 2 अधिकारी और 2 जवान शामिल है। इलाके में सेना को तैनात कर दिया गया है। 16 कोर कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के रोमियो फोर्स कमांडर ऑपरेशन की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी की एक विशेष खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जनरल एरिया सोल की कालाकोट में ऑपरेशन शुरू किया था। 22 नवंबर को सुबह 9 बजे जब तलाशी चल रही थी, तभी आतंकवादियों ने अपने ही सैनिकों पर गोलीबारी कर दी। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन और 1 हवलदार बलिदान हो गए और 1 जवान घायल है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने यहाँ एक आतंकी को मार गिराया। बहरहाल देखा जाए तो हमारे जवानों के मरने की ज्यादा संख्या है दोस्तों उनके शहीद होने की, जो कि भारत के लिए बड़ी ही दुखद खबर है और हर भारतीय को गम में समेट रहा है ये खबर। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? साथ ही साथ श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा अपने शहीद हुए जवानों को, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अगली खबर की बात करें, जहां रशिया यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए तैयार हुए पुतिन। G20 वर्चुअल समिट में रूसी राष्ट्रपति ने दुनिया को ये कहकर चौंका दिया। बताते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वर्चुअल समिट में लगभग 2 सालों से जारी रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन के साथ जंग को खत्म किए जाने का समय आ चुका है। पुतिन ने कहा कि यह सोचना जरूरी है कि यूक्रेन में युद्ध की त्रासदी को कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। रशिया ने कभी भी यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में भाग लेने से इनकार नहीं किया है। पुतिन ने कहा कि शांति वार्ता सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनी कानून के कारण रुकी है। पुतिन ने वर्तमान अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई वर्चुअल G20 बैठक में कहा कि हाँ, निश्चित रूप से सैन्य कार्रवाई हमेशा एक त्रासदी होती है। पुतिन ने कहा कि कई देशों के नेता कह चुके हैं कि वो रशिया के हमले में शौक में है। मेरा मानना है कि हाँ, यह मिलिट्री ऑपरेशन शॉकिंग है। मिलिट्री ऑपरेशन हमेशा ही त्रासदी लाती है। अब यूक्रेन में जंग की त्रासदी को रोकने पर फोकस किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहली बार रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध को रोके जाने पर बात की है। दोस्तों, वाकई में इन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आखिर दोस्तों, अब ऐसा क्या कारण होगा कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मुद्दे पर बात करने को तैयार है और युद्ध रोकने को भी तैयार है? क्या लगता है आपको? क्या रशिया अब कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि ये युद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला और उससे इसके देश की इकोनॉमी पूरे तरीके से हस्त व्यस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी? क्या पुतिन को यही लगा कि इस जंग से अब कोई फायदा नहीं होने वाला? ना यूक्रेन हार मान रहा है और हमारी ही उल्टा त्रासदी हो रही है। आपको जो भी लगता है अपनी राय बची दीजिएगा, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 26/11 मुंबई अटैक को लेकर खबर। मुंबई हमले की 15वीं बरसी से पहले इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान से चल रहा लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन, जी हां, इजराइल सरकार ने मंगलवार को दोहराया कि पाकिस्तान से चल रहा है लश्कर-ए-तैयबा, उसके लिए आतंकी संगठन है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को 15 साल होने जा रहे हैं और इस संदर्भ में इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हैरत ने कहा कि उनकी सरकार ने 2013 में ही LET को आतंकी घोषित कर दिया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां HRW रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, मुस्लिमों का दुश्मन बन गया है चीन। शिनजियांग के बाहर भी मस्जिदें करवा रहा है बंद। बता दें, मानवाधिकार के क्षेत्रों में काम करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोले तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने बुधवार को जारी अपने रिपोर्ट में कहा है कि मुस्लिमों का दुश्मन बना चीन शिनजियांग के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में मस्जिदों को बंद करने की कार्रवाई कर रहा है। मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिदों को बंद किए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने उत्तरी निशिया और ग्रांसू प्रांत में मस्जिद बंद कर दी है। उन इलाकों में हुई मुसलमानों की बहुलता है। स्थानीय अधिकारी मस्जिदों की वास्तुकला शैलियों को भी खत्म कर रहे हैं ताकि वो चीन की तरह प्रतीत हो। अगली खबर की बात करते हैं, जहां गाजा में सीज फायर से पहले इजरायली हमले में 100 फलस्तीनियों की मौत। हमास से समझौता टूटने का बहुत बड़ा खतरा। जी हां, गाजा में चल रही भीषण जंग कुछ दिनों के लिए थमने जा रही है। हमास और इजरायल ने आपसी सहमति से सीज फायर का ऐलान कर दिया है, जो गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू होकर अगले 4 दिनों तक चलेगा। इस दौरान हमास और इजरायल एक दूसरे के बंधकों को छोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले फलस्तीन ने इजरायली सेना पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। फलस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने कहा है कि मंगलवार की देर रात IDF ने हमले तेज कर दिए हैं। अस्पतालों और रिफ्यूजी कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान उनके आसपास हुए हमलों में 100 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। इनमें 52 लोग तो एक ही परिवार में रहने वाले थे। यानी कि दोस्तों, फलस्तीन का कहना है कि सीज फायर लगने से एक दिन पहले ही इन्होंने जितनी ज्यादा कोशिश हो सके हमें मारने की, हमारे लोगों को मारने की कोशिश की है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताते हैं इसी से जुड़ी एक और खबर। फलस्तीन समस्या के मुद्दे पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ
अलवी ने उनके बयान ने खड़ा कर दिया नया विवाद। दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने फलस्तीन की समस्या को लेकर देश की पूर्व निर्धारित नीति से हटते हुए एक राष्ट्र समाधान की पेशकश कर विवाद खड़ा कर दिया है और कार्यवाहक सरकार ने उनके बयान से दूरी बनाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने फलस्तीन के मुद्दे पर एक राष्ट्र समाधान की वकालत करते हुए शुक्रवार को विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि अलवी के कार्यालय ने कुछ ही घंटों में बयान वापस लिया और नया बयान जारी किया। साथ ही साथ बता दें बड़ी खबर, प्रशांत महासागर में मिसाइलों की दीवार बनाएगा अमेरिका, बाइडेन ने उठाया चीन को भड़काने वाला कदम। दरअसल ताइवान पर चीनी आक्रमण रोकने के लिए अमेरिका ने प्रशांत महासागर में लंबी दूरी तक मार करने वाली और जमीन से ऑपरेट होने वाली मिसाइलों की दीवार बनाने की प्लानिंग तैयार की और बाइडेन प्रशासन का यह काफी ज्यादा उत्तेजक कदम है जो प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक मिसाइल हथियारों की रेस को भड़का सकता है। दोस्तों, डिफेंस वन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडर जनरल चार्ल्स फलिन ने नोवा स्कोटिया में हैलिफैक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में ऐलान किया है कि अमेरिका 2024 में प्रशांत क्षेत्र में टॉम हॉक्स और SM-6 सहित नई मध्यम दूरी की मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती की तैयारी शुरू कर चुका है। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब, अटारी वाघा बॉर्डर के पास ड्रोन की घुसपैठ, करोड़ों की हेरोइन बरामद। जी हां, पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर बेनकाब हुई है। BSF ने अटारी वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा फेंकी गई करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की है। यहाँ एक खेत से 5.2 किलो यानी 5 किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि हेरोइन काले रंग के एक बैग में पैक थी। ड्रोन वापस जाने में कामयाब रहा। अमृतसर में SSP सतिंदर सिंह ने कहा है कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए DSP अटारी गुरिंदर पाल सिंह नागरा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का तत्काल गठन किया गया और अटारी गांव के पास BSF टीम के साथ एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू की गई थी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां खालिस्तानी आतंकी जड़ खोदने में लगी NIA। पंजाब हरियाणा में 14 जगहों पर छापेमारी। जी हां, NIA ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के दफ्तर पर खालिस्तानी हमले मामले में पंजाब और हरियाणा के 14 ठिकानों पर छापामारी की है। ये छापेमारी कल सवेरे शुरू की गई थी जो करीब 8 घंटों तक जारी रही है। छापेमारी पंजाब के मोगा, जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, मोहाली और पटियाला में की गई। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी एजेंसी ने छापेमारी की। जी हां, अगली खबर बता दें, पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए किया आवेदन। इस देश की मदद से संगठन में शामिल होने की जताई उम्मीद। दरअसल विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। रशिया की तास न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने आवेदन भरने के साथ ही ब्रिक्स में सदस्यता दिलाने के लिए रशिया से मदद मांगी है। रूसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि 2024 में ब्रिक्स संगठन की सदस्यता हासिल करने के लिए उसने रशिया से मदद मिलने की उम्मीद जताई है। हालांकि पाकिस्तान ने ब्रिक्स के विस्तार की खबर को तवज्जो न देने की कोशिश करते हुए कहा था कि उसने इसमें शामिल होने के लिए अभी तक औपचारिक अनुरोध नहीं किया है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी हाईकोर्ट का बहुत बड़ा एक्शन, पुलिस बच्चों को बरामद नहीं कर पाई तो प्रधानमंत्री को ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तलब। जी हां, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बलूच छात्रों की किडनैपिंग मामले में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को तलब किया है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री काकर को निर्देश दिया कि अगर वो लापता हुए 50 से अधिक बलूच छात्रों की बरामदगी सुनिश्चित नहीं करते हैं तो 29 नवंबर को अदालत में पेश हों। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी में ने जबरन गायब किए जाने पर जांच आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं। दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं जहां पर चीन और सऊदी अरब की बड़ी साझेदारी, दुनिया के दबाव में दोस्त बनने को मजबूर देव देशों की कहानी बता दें। सऊदी अरब में शेखों और अमीरों के बच्चे चीनी भाषा सीख रहे हैं। सऊदी के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक और निजी माध्यमिक विद्यालयों को हर हफ्ते कम से कम 2 कक्षाओं में मंदारिन पढ़ने का निर्देश दिया है। जल्द ही इस भाषा के शिक्षण का विस्तार विश्वविद्यालयों और प्राथमिक विद्यालय तक किया जा सकता है। मंदारिन भाषा को सऊदी अरब के शक्तिशाली नेता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर अनिवार्य किया गया है, जो चीन के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनाने पर काम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि दुबई के इस शेख ने यह सबसे बड़ा गलत फैसला लिया है कि चीनी भाषा सिखाई जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तानियों पर बरसे मोहम्मद शामी, दिया करारा जवाब, कहा हजम नहीं हो रही तुमसे, भारत की हार सुधर जाओ। जी हां, भारत की मेजबानी में खेला गया ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 हाल ही में खत्म हुआ है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 6 विकेट से शिकस्त देकर खिताब जीत लिया। भारतीय टीम ने अपनी सभी 10 मैच जीतकर फाइनल में एंट्री की थी। उसमें सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी थी। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने 7 विकेट
झटके थे। शमी ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए। जब भारतीय टीम लगातार मुकाबले जीत रही थी और गेंदबाज अपना जलवा बिखेर रहे थे, तब कुछ पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर्स को यह हजम नहीं हो रहा था। जवाब देते हुए शमी ने कहा कि कई दिनों से यह सुने जा रहा था, मैं तो शुरू में खेला नहीं था, मगर जब खेला तब 5 विकेट लिए, अगले मैच में 4 विकेट लिए, फिर से 5 विकेट लिए। कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को यह बात हजम नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, क्योंकि उनके दिमाग में है कि हम बेस्ट हैं, लेकिन बेस्ट वही होता है जो टाइम पर परफॉर्म करे। मैं उसी को मानता हूं जो हार्ड वर्क करे, प्रदर्शन करे और टीम के लिए खड़ा रहे। अब उसी में तुम कंट्रोवर्सी बनाए जा रहे हो। तुम्हें बॉल कुछ और कलर की मिल रही है, बॉल कुछ और कंपनी की मिल रही है, आईसीसी ने तुमको अलग से दे दिया है। अरे भाई सुधर जाओ यार। और भी बहुत कुछ दोस्तों शमी ने जवाब देते हुए पाकिस्तानियों को जवाब दिया। एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर वर्ल्ड कप में भारत की हार पर बांग्लादेश में जश्न, तस्लीमा नसरीन का फूटा गुस्सा, कहा वो ऑटोमेटिक हिंदू विरोधी। जी हां, बांग्लादेश की प्रसिद्ध और विवादित लेखिका कवित्री तस्लीमा नसरीन ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली भारत की हार का जश्न मना रहे बांग्लादेशियों को देखकर हैरान रह गई है और उन्होंने कहा है कि ये ऑटोमेटिक हिंदू विरोधी बन रहे हैं। 19 अक्टूबर को खेले गए इस मैच में भारत के हार पर बांग्लादेश में कुछ लोग खुशियां मनाते दिखाई दिए हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोस्तों ऐसे में अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 वर्चुअल समिट में बंधकों की रिहाई का किया स्वागत। गाजा में बंधकों को लेकर खबर, डीप फेक पर फिर जताई चिंता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इजराइल हमास संघर्ष पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जंग क्षेत्रीय संघर्ष में ना बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि कठिनाइयों के बावजूद दुनिया शांति प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज की दुनिया चुनौतियों से भरी हुई है, इसमें आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है। इस दौरान उन्होंने संघर्ष विराम समझौते में बंधकों की रिहाई की खबर का भी संकेत दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज हुए बंधकों के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी बंधकों जल्द ही रिहा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकों की मौत चाहे कितनी भी हो निंदनीय है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि भारत की स्पष्ट सोच है कि एआई के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां भारत के इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के कर रहे हैं दर्शन। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है भारत देश के जो प्रधानमंत्री रहते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान जा रहे हैं। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री उनकी जन्मस्थली पर नहीं गया था। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी आज यानी 23 नवंबर गुरुवार को कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर रहने वाले हैं। वो यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। उनके दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सीएम योगी उनकी अगवानी करेंगे। वो ब्रज रज उत्सव में आयोजित कृष्ण भक्त मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में भी भाग लेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सोमवार को ही एसपीजी ने डेरा डाल दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि खून से लिखा गया पीएम मोदी को पत्र, मंदिर से मस्जिद हटवाने को लेकर की गई मांग। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अपने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से मस्जिद हटवाने की मांग की है। पत्र में कहा है कि आज आप जब श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने जाएं तो असली मूल विग्रह जो कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे दबा हुआ है, उस स्थान के दर्शन भी अवश्य करें। वैसे में दोस्तों इनकी मांग को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राजस्थान चुनाव 2023 को लेकर खबर, राहुल गांधी ने मोदी, अडानी और अमित शाह को बताया जेब कतरा। कहा जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता, होते हैं इसके साथ 3 लोग। राहुल का पीएम मोदी अमित शाह पर तंज। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ने में कोई संकोच नहीं कर रहे। भरतपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन अडानी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने उन्हें जेब कतरे बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उद्योगपति गौतम अडानी देश में जनता को लूटने के लिए मिलकर काम करते हैं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि पॉकेट मार कभी अकेला नहीं आता, 3 लोग होते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से और एक दूर से देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम आपका ध्यान भटकाना है। वो सामने से टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम नोटबंदी और जीएसटी के विषय उठाकर जनता का ध्यान भटकाते हैं। इस बीच अडानी पीछे से आते हैं और पैसे ले जाते हैं। अमित शाह तीसरे व्यक्ति हैं, उनकी भूमिका निगरानी करना है। वो सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी पता ना चले कि क्या हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान का आप क्या जवाब देंगे, आपकी इस पर क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जिस प्रकार से पीएम मोदी जी को लेकर जेब कतरा वाला वर्ड यूज किया गया है, इस पर आपकी राय तो बनती ही है दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा दोनों भाई बहन झूठ बोलने में माहिर
जाहिर। जी हाँ, राजस्थान चुनाव प्रचार के लिए गुरुवार तक का समय बचा हुआ है। इस बीच बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजस्थान में कांग्रेस अब नहीं आने वाली है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की विश्व कप में हार के बाद लोग दुखी हैं और ये दोनों भाई उसमें भी चुनावी एंगल तलाश रहे हैं। भारत की हार पर खुश हो रहे हैं। क्रिकेट में हार के लिए भी वो पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कि दोनों भाई बहन झूठ बोलने में माहिर हैं। ये दोनों राजस्थान में भी जनता के सामने झूठ ही परोसने में लगे हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका ने कहा था कि 21 साल में 21 लोगों को भी नौकरी नहीं दी है सरकार ने, जबकि 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र तो मैंने अपने हाथों से सौंपे हैं। अगली खबर की बात करें, जहां असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को भाजपा ने चेतावनी दी। कहा 10 डंडे मारेंगे और एक गिनेंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस अधिकारी को धमकाने के आरोपी असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा। भाजपा ने कहा कि जब पुलिस अधिकारी अपनी ताकत दिखाता है तो वो मारता ज्यादा और गिनता कम है। दरअसल इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने के आरोपी अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी ने उनके भाई को अपना चुनावी भाषण निर्धारित समय से 5 मिनट पहले समाप्त करने के लिए कहा था। ओवैसी ने कहा कानून इजाजत दे रहा है और आप हमसे कहते हैं कि 5 मिनट पहले इसे बंद कर दें। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।